अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इतनी मज़ेदार सर्दी है कराची में जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं कभी कभी ना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कराची में ही रखा हुआ है, क्योंकि यही सर्दी है जिसको मुझे लगता है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब जब ट्रैवल करो या अप नॉर्थ जाएं या किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में जाएं और जब सर्दी हो रही होती है, वहाँ पे हम जिसको कहते हैं ना बर्फ़बारी इंजॉय करनी है, सर्दी इंजॉय करनी है, तब एहसास होता है कि ये सर्दी वर्दी को इंजॉय करने की चीज़ें होती है। जब बहुत सर्दी लगती है तो सिर्फ और सिर्फ दिल चाहता है कि कंबल के अंदर घुसे रहें, वार्म रहें और बाहर ना निकलें। तो ये जो हमारी कराची वाली सर्दी है, इसमें आप घूम फिर भी सकते हैं, अच्छा सा ड्रेसअप भी हो सकता है। जिस तरह आज मैंने जल्दी से गर्म कपड़े निकाल के पहन लिए और ज़िंदगी भी नहीं रुकती, हम सर्दी के मज़े भी लेते हैं और ज़िंदगी भी इंजॉय करते हैं। मैं आज एक बात सोच रही थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि जब कुछ सोच लिया होता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप सिग्नल पे रुके हुए और अचानक से कोई छोटा सा बच्चा आया और उसके हाथ में वाइपर है और उसने आपकी विंड स्क्रीन जो कि ऑलरेडी आप घर से साफ़ सुथरी करके निकले थे, उस पर पानी डाला और सफाई स्टार्ट कर दी? आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? आम तौर पे हम ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देते हैं, शीशा नीचे करते हैं और उसको दो चार अच्छी उसकी शान में गुस्ताखी करते हैं बच्चे की और हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरह हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई शख्स अगर तेज़ी से बाइक से गुजर जाए और आपके कपड़ों पे छींटा आ जाए कीचड़ का, या कोई शख्स आपकी मिजाज के ख़िलाफ़ बात करे, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितनी तकलीफ़ हमें हुई है हम उससे डबल तकलीफ़ दूसरे शख्स को पहुंचाएं। या तो बड़े अच्छे उसके बारे में एडजेक्टिव्स बोलें, या हाथ वाथ अगर मौका लग रहा है तो हाथ से जो है वो अपना क्या कहते हैं इंसाफ ले लें, या फिर कम से कम जो है ना उसको तबीयत उसकी ज़रूर साफ़ कर दें कि उसने मेरे साथ मैस कैसे किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम ये सोचते हैं कि जिस शख्स ने हमसे जाने अनजाने में बदतमीज़ी की है या हमें किसी तरह से अनोय किया है, इरिटेट किया है, वो कौन है, कहाँ से आया है, या क्या उसका इंटेलेक्ट और आपका इंटेलेक्ट साथ बराबर है? नहीं। हम कभी ये नहीं देखते कि जो कोई भी शख्स हमें तकलीफ़ पहुँचा रहा है या अनजाने में हमें उसने कोई ऐसी हरकत कर दी है जो हमें अनोय कर रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, वो तालीम याफ्ता है, उसकी तरबियत किस अंदाज में हुई है। हम ले लेते हैं उन बच्चों को जो कि हमारी आके विंड स्क्रीन साफ़ करते हैं। क्या आपका और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम है? क्या आपकी और उसकी तरबियत सेम है? क्या आपका और उसका रहन सहन सेम है? क्या उस बच्चे ने भी किसी अच्छे स्कूल में जाके तालीम हासिल की है? नहीं। वो और आप दो मुख्तलिफ लोग हैं। तो जब आप रिएक्ट करें तो ये सोच के करें कि उसका और आपका कोई जोड़ नहीं है। बर्दाश्त करना सीखें। सिर्फ ये सोच लिया करें कि क्या ये वाक़या, ये शख्स या ये जो सिचुएशन है मेरी एनर्जी और मेरा वक्त डिज़र्व करती है या नहीं। हर इंसिडेंट, हर शख्स, हर डायलॉग आपके लिए नहीं होता। बहुत दफ़ा इग्नोर करके आगे बढ़ जाया करें, क्योंकि जो हमारा वक्त और हमारी एनर्जी है ये कोई हमें नहीं लौटाएगा और हम बड़े मज़े में लोगों को बांटते फिरें, कभी किसी से लड़ाई झगड़े करके, कभी किसी की आलतू फालतू गप्पे लगा के उसकी बातों में इंगेज होके, या कभी खामख़ा पराए फड्डे में पड़ के। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत तेज़ी से गुजर रही है और जो हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं या ज़ाया कर रहे हैं वो है हमारा वक्त और हमारी एनर्जी। अब आपके वक्त और एनर्जी का सही इस्तेमाल है कि हमारे फ़ोन लाइंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। अगर आप हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमसे किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, शेफ़ साहिमा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो फ़ोन लाइंस हमारी ओपन है। 11:30 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी राय का और आपकी जो सजेशंस होती हैं, फीडबैक होती है, उसका इंतज़ार रहेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी शेफ़ साहिमा के किचन में। बड़ी कुछ मज़ेदार सी चीज़ बन रही है, वो क्या बन रही है अभी जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साहिमा के किचन में और मेरे हाथ में गर्मा गर्म कप चाय का। साहिमा आज कुछ बड़ी एलैबोरेटेड किस्म की रेसिपी बना रहे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आज क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। इतने सारे लवाजमात, क्या बन रहा है? और फिर अगेन देखिए, और वही देखिए आपको पता है कल के बाद मुझे एक बहुत अच्छा लेसन मिला है। शुक्र हाथ जला नहीं था। हाँ, आपका हाथ कि हर जगह टच खामखा करने की जरूरत नहीं होती और जो टच स्क्रीन नहीं है, ये टच स्क्रीन नहीं है और चूल्हा हमेशा यहाँ से देखने के। और मैं आज खास तौर पे मैंने अभी से नहीं जला, पहले से नहीं जलाया था माविशा के टच
कर हाँ, लेंगे। नहीं नहीं, और अब आप इसको मैं टच अच्छी ना गुड करें। लर्नर हूँ। हाँ, चलें, कोई very गड़बड़ हो good। जाती है तो फ़ौरन सीख लेती हूँ। वेरी गुड। क्या बन रहा है? जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा और मसूर की दाल की बिरयानी। अच्छा, ठीक है, और इसके इंग्रेडिएंट्स पहले मैं बता देती बताइए। हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने लिया है चावल, मैंने बॉईल कर लिए थे यहाँ पे तकरीबन 800 ग्राम के बराबर, 1 किलो से थोड़ा कम। ठीक है, और 700 ग्राम यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है। कीमा थोड़ा सा मैंने हाथ का कुटवाया था मोटा मोटा, और मैं यहाँ पे लीन बीफ यूज़ कर रही हूँ। लीन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्थ के हिसाब से भी इशू होता है। आप चाहें तो आप किसी भी किस्म का कीमा यूज़ कर सकते हैं। ये हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है। शर्त इस बिरयानी की यही है कि हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा हो। जी बिल्कुल, तो वो ज़रा मोटा मोटा मुँह में भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। कीमा मैंने 700 ग्राम लिया है। 800 ग्राम चावल लेकर मैंने उबाल लिए थे। इसको मैंने थोड़े से गरम मसाले के साथ नॉर्मली बॉईल किया है। थोड़ा पहले उतार लिया, एक कनी उतारते हैं जैसे बिरयानी के लिए, वो सबको पता होता है, वो आप कर लीजिए। फिर मैंने इसमें 2 कप मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल ले ली थी। और ये जो साबुत मसूर की दाल है, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नीम गर्म पानी में दाल भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि दाल जल्दी गल जाती है। और फिर मैंने इसको सादे पानी में कोई चीज़ डाले बग़ैर उबाल लिया था। दाल देखें, भाविश यहाँ से ये चम्मच बल के दे दें, बिल्कुल मैंने खड़ी दाल उबाली है। दाल को जो है वो मशी नहीं होना चाहिए। जी, इतनी हो दाल ऐसे कि बस आपके ये दबाने से ये टूट जाए, बस। तो ये दाल को आपने इतना ही गलाना है, खड़ी दाल रखनी है। ऐसे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट्स में ये दाल मेरी गल गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 4 अदद बड़ी प्याज ले ली थी। इसको बारीक काट के स्लाइस में मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है तो मैंने इसको पहले फ्राई कर लिया, और लोग बाकी यहाँ पे सब लोग डिस्टर्ब भी नहीं हो क्योंकि उसका आपको पता है, हाँ, प्याज की वजह से। तो ये यहाँ पे 4 अदद प्याज फ्राई की हुई निकली हुई है। 2 कप दही इसमें जाएगा, फेंट के रख लीजिए। 3 से 4 अदद टमाटर हैं, ये मैंने काट लिए थे। फिर इसमें आप जो है किसी भी ब्रांड का 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला हम इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, अगर आपके पास घर में मौजूद है घर का मसाला, आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस वक्त बिरयानी मसाला लिया है 4 चम्मच के बराबर, 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 8 से 10 अदद आलू बुखारे। ठीक है, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया भी शामिल करूँगी मैं। नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, और कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबल स्पून के बराबर। फिर ये थोड़ा सा हरा मसाला ये मैंने काट लिया था, ये आखिर में गार्निश में हम यूज़ करेंगे। ऑयल मैं यहाँ पे इस वक्त 1/2 कप गरम कर चुकी हूँ। 1/2 कप ऑयल में हम लोग ये करेंगे माविश के पहले डालूँगी मैं अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन, क्योंकि अब हमारा प्याज फ्राई हुआ है तो अब हम लोग झटपट अपना थोड़ा सा मेथड दिखा देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद, इसी आप मुझे बढ़ा के दें, चम्मच ज़रा बढ़ा दें प्लीज़, और पानी भी मुझे चाहिए होगा। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही मैंने डाला है, इसके बाद ये ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने इसको बंद कर दिया। और हमारी सर्दियों के कपड़ों में अदरक लहसुन की खुशबू बचने वाली है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होने वाला है। घर जाएंगे तो लगेगा आप खाना बना कर आएंगे। अच्छा जनाब, माविश मुझे आप थोड़ा सा पानी बढ़ा दें प्लीज़, और इसमें बल्कि थोड़ा पानी डाल भी दें, यहीं रखती जाएँ। चूँकि हमारा प्याज फ्राई हुआ है तो मैं करूँगी ये कि अदरक लहसुन के साथ ही मैं, अब जब ये ज़रा सा फ्राई होने लग जाएगा तो मैं कीमा डाल दूँगी। ठीक है, कीमा डालने के बाद कीमे का पानी रिलीज़ होगा। मैंने तेज़ आंच पे कीमे को फ्राई करना है। ठीक है, अब ये मैं कीमा डालने जा रही हूँ। कीमा डालकर मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि कीमे की जो हल्की सी भी, अगर इसमें किसी भी किस्म की महक है या हीक है, वो ख़त्म भी हो जाएगी और कीमा फ्राई भी हो जाएगा। और
इसके तेज़ आंच पे करने का फ़ायदा ये है कि इसके कर दूं जूसेस तेज़? जो है, मैंने बंद कर दिया बंद था, आप किया? खोल दें, आप खोल दीजिए। अच्छा, तेज़ आंच पे इसको पकाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके जूसेस जो है वो इंटैक्ट रहेंगे अंदर ही, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे कीमे को जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा फैला लिया है। बड़ी देगची में आप बनाएं खुले, ताकि इक्वली हर जगह से आपका कीमा जो है वो कुक हो जाए। सही। और 700 ग्राम मैंने यहाँ कीमा लिया हुआ है, दोबारा बता दूँ। जैसे ही ये कीमा अपना कलर चेंज करेगा और इसका पानी जो है ड्राई होने लगेगा, तो मैं जो हूँ सारे मसाले शामिल कर दूँगी इसमें इस टाइम पर, ठीक है। मसाले डालकर हल्का हल्का पानी डाल के मैं मसालों को भी भूनती जाऊँगी फॉर 4 to 5 मिनट्स। फिर मैं प्याज डायरेक्टली डाल दूँगी। अब इस स्टेज पे प्याज चली जाएगी, प्याज के साथ ही सब कुछ फ्राइंग हो रहा है। अभी आपने कहीं पर भी मीडियम जो है फ्लेम नहीं करनी है। फिर जैसे ही वो भी आपको हल्का हल्का सा फ्राई होता हुआ और ऑयल नज़र आए, हमारी मेहमान आ चुकी हैं और पीछे से अब आवाज़ भी आएगी आप लोगों को, तो फिर हमने शामिल करने हैं टमाटर, ठीक है। टमाटर शामिल करने के बाद मैं भी उस पर से फोकस हटा लिया। आप यहाँ देखें, सीखें, रेसिपी सीखिए। जी जी जी। अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ बताएं, मैंने इससे पहले क्या बताया था? जब से हमारी मेहमान आई है ना, तो तब से मेरा ध्यान उन्हीं में चला गया था। मैंने भाई तो आपने, कीमा मैं बताती देगची हूँ, में डाल दिया। मैं बता। हाँ बताएं। ये आपने कीमा फ्राई किया, फिर आप उसमें जो है वो सारे मसाले डालेंगी, फिर आप उसमें वो डाल देंगी प्याज, फिर आप प्याज डाल के फिर आप टमाटर डालेंगी। शाबाश। अच्छा, ये सब तुक्के हैं क्योंकि ऐसे ही तो बनता है। ऐसी बनता है और देख रही थी। हाँ देखिए, मैं ध्यान मेरा हर जगह है। हाँ ये बात तो सारे मेहमानों पर है। अब आप उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि मैंने कीमा इसमें डाल दिया, मैं सेफ हूँ इस वक्त, वो खा नहीं सकती। अच्छा जनाब, वापस आते हैं अपनी रेसिपी के जानिब। टमाटर डाल के भी मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बल्कि 5 मिनट्स के लिए मैं ढक के पकने छोड़ दूँगी। 5 मिनट्स के बाद मैंने ढक्कन हटा के जो है टमाटरों को भी फ्राई करना है साथ ही कीमे के, ताकि उसका पानी जो भी होगा वो ड्राई हो जाए। फिर दही डालूँगी, दही डालकर मैं इसको फिर हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, मीडियम आंच पे अराउंड 5 to 8 मिनट्स कुकिंग के लिए। इतनी देर में कीमा पक चुका होगा। कीमा आपको पता है ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, हाथ का कुटा हुआ भी कीमा ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर आपको लगे, वैसे आप हाथ से चेक कर लीजिएगा, ये गल चुका होगा। तकरीबन इसका ये सारा काम करते कराते 20 मिनट का कुकिंग टाइम है, 20 से 25 मिनट का कुकिंग टाइम है, आप जहन में रखें। दही डालकर भी मैं दही की जो कच्चापन है वो ख़त्म करूँगी और थोड़ी देर कीमे को मैं दही, टमाटर और तमाम मसाला जात के साथ पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम आंच पर। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के जब इस पर ऑयल नज़र आने लग जाएगा और कीमा भुन चुका होगा, तो अब आप समझें हमारा कीमा रेडी है। और उसके साथ ही मैं फिर ये जो उबली हुई दाल है ये शामिल करके मिक्स करके रख देंगे। फिर हम आएंगे चावलों के जानिब और चावलों की लेयरिंग करेंगे जैसे बिरयानी में होती है। अगर हमारे पास आखिर में टाइम होगा तो मैं सामने करके दिखा दूँगी, जिससे पहले भी हम कर चुके हैं। और आखिर में आप इस पर हरा मसाला और केवड़ा वाटर हो गया और जर्दे के रंग के साथ छिड़क कर इसको हम दम पे लगाएंगे। ठीक है मैविश, अब आप जा सकती हैं। बिल्कुल, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो आपको क्या बनाना सिखा रहे हैं, वो भी मैं किचन में आपसे दोबारा मिलने वाली हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक और मेहमान से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे एक बहुत ख़ास मेहमान, और वो ख़ास मेहमान हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। याद है आप लोगों को, मैंने आपको कॉफ़ी वगैरह के फाउंडर से मिलवाया था कुछ अरसे पहले, जिन्होंने हमें बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म की कौन सी कॉफ़ी होती है, और हम जो साशे में पी रहे हैं वो किसी काम की कॉफ़ी नहीं है। असल जो मज़ा है वो बीन से उनको ग्राइंड करके है। तो हमने सोचा कि उनको दोबारा इनवाइट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये कॉफ़ी दिखा तो दी कि ये असली कॉफ़ी है, ये फजूल कॉफ़ी है, अच्छी कॉफ़ी किस तरह बनती है, बनेगी किस तरह। उसके लिए हमने फिर उनको जहमत दी है और वो हमारे साथ किचन में मौजूद है। हम उनसे सीखेंगे कि मज़ेदार सी कॉफ़ी रेस्टोरेंट टाइप की जो कैफ़े में मिलती है वो घर पे कैसे बनाई जाए। मैं आपको मिलवा रही हूँ मुश पंजवानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए और आपने बीन्स तो दिखा दिए थे।
और फिर मैंने आपसे वादा लिया था कि अब आप हमें पॉट लेकर आएंगे और सिखाएंगे कि कॉफी कैसे बिल्कुल जबरदस्त हो गया है। तो सेकंड टाइम इन अ शो और चूल्हे के पीछे आज तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। है ना। उस दिन हम सोफा पे बैठ के शो किया था, चूल्हे के पीछे किया। बिल्कुल। तो बताइए कि घर में कैसे बनेगी। छोटा सा अगर मैं करेक्शन कर दूं करें कि बिल्कुल। पिछले शो में मुझने कहा था कि वो वाली कॉफी फजूल है, तो वो सही नहीं था। नहीं, ये मेरी अपनी वो थी, ये तो मेरी अपनी कॉफी सारी जबरदस्त है। आपको जो कॉफी पसंद है बस वो आपके लिए जबरदस्त है। आपको जिंदगी भर इंस्टेंट पीनी है, आप इंस्टेंट पिए। हम बिल्कुल आप लोगों से हमें कोई इतराज नहीं है। और ये मेरा वो था। क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे हिसाब से। तो अब आ जाते हैं वापस। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कॉफी के बीन्स होते हैं, उन बीन्स को ग्राइंड करते हैं और फिर उसको ब्रू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज जो हम तरीका डिस्कस करेंगे वो सबसे आसान, मेरे ख्याल में सबसे आसान है। बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजें क्लेम करते हैं। फ्रेंच प्रेस भी होता है, मौका पॉट भी होता है, एरो प्रेस भी होता है और केमेक्स भी होता है, पोर ओवर भी होता है। तो ये सारे होम ब्रूइंग के डिफरेंट तरीके हैं। मैं ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर मेजरमेंट्स कम से कम करनी पड़ती है, बहुत जल्दी बंदा सीख जाता है। बहुत पुराना मेथड है, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर और इन्वेस्टमेंट सबसे कम। सही है। इटली का मौका पॉट लेंगे तो 20, 25, 30, 40 हज़ार तक भी आएगा। चाइना का लेंगे तो 4,000 से शुरू होगा, जो कि ये है चाइना का मौका पॉट जो मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4,000 की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद बस फिर आपने कॉफ़ी ग्राइंड लेना है और अपने घर में कॉफ़ी बनाना शुरू। ये जो ग्राइंड है वो कहीं से कैसा भी ले लें, ये आम सुपरमार्केट से आप ले सकते हैं। वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक चीज़ होती है फ्रेश रोस्ट। अब पाकिस्तान में कॉफ़ी रोस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं जो फ्रेश बीन्स को रोस्ट करते हैं, तो आप उनसे लेंगे तो फ्रेश रोस्ट होगा। ठीक है। और उनको आप बताएंगे कि आपको ग्राइंड चाहिए, क्योंकि इसका कितना पतला ग्राइंड होता है वो डिपेंड करता है बनाने के मेथड पे। तो इसके लिए थोड़ा फाइन चाहिए होता है। तो आप उनसे जब लेंगे तो आप कहेंगे आपको फाइन ग्राइंड चाहिए, तो ये फाइन हो के आ जाएगा। जैसे ये है, अब ये मैं आपके हाथ में जरा से देता हूँ ना, तो आप इसको देखें, ये ओके, ये बिल्कुल पाउडर। अब ये जो है ये जद्दा गया था मैं 2 हफ्ते पहले, इसीलिए गंजा हुआ हूँ। उम्रा भी कर लिया, वर्क असाइनमेंट पे गया था। अच्छा, वर्क असाइनमेंट पे गया था। हाँ, और उम्रा करके बोनस था। तो वहां पर मैंने बहुत सारे कॉफी शॉप्स एक्सप्लोर किए। ये वहां का एक रोस्टर है फाइन ग्राइंड के नाम से, तो मुझे चांस मिला रोस्टिंग प्लांट पे जाकर रोस्टिंग देखने का। फिर वहां से जो सबसे ज्यादा जिसकी खुशबू आ रही थी वो उन्होंने मुझे पसंद आया, तो उन्होंने दिया मुझे ये फाइन ग्राइंड। अगर हम जद्दा जाएं तो इस तरह की पैकेजिंग, तो फाइन ग्राइंड का इथियोपिया का ये ब्लेंड है। आजकल मैं इसी से कॉफी बना रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यहीं पे वो भी ले आया हूँ आप लोगों के लिए भी। आजकल मेरा फेवरेट है, हम भी आज ये वाली कॉफी पीने वाले हैं। तो क्या हुआ, दोबारा से आ जाते हैं मौका पॉट के ऊपर। तो ट्रेडिशनल मौका पॉट की शक्ल ये होती है। इसमें 3 कप वाला भी आता है, 6 कप वाला भी आता है। ठीक है, ये 6 कप वाला है। और ये जो है ये ज़रा मॉडर्न वर्जन है इसका, जो स्टील का होता है। दूर से देखने में कभी कभी लोग समझते हैं कि मौका पॉट तो नहीं हुआ, मौका पॉट की तो शक्ल हमेशा ऐसी होती है, लेकिन ये भी मौका पॉट है। और ये आज हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फ़ौरन से आते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ये एक तो ऊपर का ये पार्ट हमने अलग कर दिया, फिर अब ये देखा आपने, ये इसकी बास्केट है। सही। ठीक है ना। अब ये आपको यहाँ पे निशान नजर आ रहा है ना, इस निशान तक आपको पानी भरना है। ठीक है, ये ले, मैं पानी भरूं? हाँ, हम दोनों मिलके बनाएंगे ना। अच्छा, आप मुझे बता देंगे? हाँ, ये निशान है, उस निशान पे जाके हाँ आने दे आने दे आने दे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और बस। अब ये देखा, ये निशान था ना, ये जो बाहर है ना, ये निशान, ये अंदर से भी नजर आ रहा है। ये निशान, ये देखें, ये नजर आ रहा है ना। बस इसकी यहाँ तक लाके इसको रोक दिया, तो ये हो गया पहला स्टेप, आसान सा। ठीक है, कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ रखते हैं। हाँ, अब ये बास्केट लगाएं इसके ऊपर। ठीक है। और इसमें आप ये स्कूप डालना शुरू करें जब तक ये भर न जाए। अच्छा, जब तक भर नहीं जाए? हाँ, बस। तो इसमें ये है कि मेजरमेंट जो है ना, वो नाप तोल ये सब नहीं करना है। हाँ, बस डालते हैं इसके अंदर। ये आपने डाल दिया, ये मैं ऐसे करता रहूँगा, आप डालती रहिए इसके ऊपर। तो ये है ग्राउंड कॉफ़ी, खुशबू ऑलरेडी आ रही है। ये इथियोपिया की है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गिरता है बाहर। नहीं, आप करते रहें, मैं इसको ऐसे टैप करता रहूँगा जैसे आप देख रहे हैं ना। भाई इस पर डालें और टैप करें। एक्चुअली मेरा 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड सन जो है नवासा, वो भी बना सकता है ये कॉफ़ी। हर संडे को वो बनाता है मेरे साथ और पूरा काम खुद कर लेता है। तो इसमें सोचे ना, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। और बस हो गया ये। चले बस कि ये इसको टैप करना है, दबाना नहीं है जोर से, बस ये ख्याल रखना है। कभी लोग इसको दबाना शुरू कर देते हैं, तो ये इतनी डालनी है। बस इसको ऐसे करके टैप कर दिया, साइड से ये इसके हटा दिया। मैं आपको टिश्यू दूं? और थोड़ा सा और डाल दें। अच्छा, थोड़ी और। हाँ, 6 कप निकलने वाले हैं इससे। ओह हाँ, और वो जो 6 कप निकलेंगे वो आपका होगा ब्लैक कॉफी का शॉट।
बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी का शॉट निकलने वाला है इस पे से। और फिर उसको, वो भी हम बात करते हैं इसको चूल्हे पे रख के। बाकी ठीक अब आपने इसको इसके ऊपर ये कर दिया, ये देखा आपने क्या हुआ, ये हमने इसको हमने टाइट किया टाइट कर दिया। और ये चूल्हा, गैस आ रही है भाई इधर, कितने लकी है लोग। बिजली गैस पानी सब आ रहा है यहाँ हाँ, ये चूल्हा तो थोड़ा सा जला के रखा था हमने पहले से। अब हमने इसकी ये, अब इसको आपने धीमी आंच पर रख दिया। पे। अच्छा, अब ये ऊपर आपको नजर आ रही है इसके, ये जो निकली हुई है नोजल जैसी, तो ये है मैजिक इसका। ठीक है। तो जनरली जो कॉफी मशीन होती है ना, कमर्शियल मशीन, ये समझे उसका उल्टा है। उसमें क्या होता है कि आप कॉफी, ग्राउंड कॉफी यूं करके पोर्टा फिल्टर में डालते हैं, ऊपर से पानी आता है, गर्म पानी प्रेशर के साथ, और नीचे से शॉट निकलता है। ये उसका उल्टा मैकेनिज्म है। बहुत ही जबरदस्त इजाद है ये, बहुत पुरानी। सही है। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे वाले पॉट में पानी बॉईल हो रहा है, तो पानी बॉईल होगा तो क्या होगा, ऊपर स्टीम steam बनेगी। जब स्टीम बनेगी तो आपने देखा था बास्केट के नीचे छोटी सी एक ट्यूब जा रही थी, उस ट्यूब से स्टीम पानी पुश होगा ऊपर बॉईल होके, वहाँ से। और उस कॉफी के ग्राउंड में से गुजर के यहाँ से निकलेगा ऊपर से, ओके। और वो होगा उसको, इसीलिए इसको मैजिक पॉट भी कहते हैं कि बिल्कुल मैजिक की तरह हो जाएगा कि थोड़ी देर में यहाँ से ऊपर से कॉफी निकलना शुरू होगी। अच्छा, इसमें कहाँ है वो बारीक बारीक सुराख जहाँ से निकलेगी? ये रहा, ये इसके ऊपर है छोटा सा दोनों तरफ। ओके, ये बना हुआ है ना, ये हाँ यहाँ हाँ से। हाँ, नजर आ गया। हाँ, तो ये हो गया। जबरदस्त तो जबरदस्त। इसमें से हम क्या इसका निकलेगा? ढक्कन खुला छोड़ के या हाँ, बंद? इसको खुला इसलिए छोड़ते हैं कि हम इसको देखते हैं, और जितनी गौर से देखें उतनी जल्दी निकलता है। तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं इसके ऊपर खड़े हो जाऊँ यूं करके, ये देखें, सही सही। ये मैजिक मोमेंट है। ओह वाह, जैसे वो इसको जरा क्लोजअप कर रहे हैं ना आप लोग, ये मैजिक मोमेंट है बहुत ही जबरदस्त। ये देखें, ये ऊपर से कॉफी निकलना शुरू हो गई। सही है। क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, किस तरफ? हल्का सा इनको ताकि मैजिक मोमेंट नजर आए? हाँ, सही है। टॉप शॉट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है कॉफी निकलना शुरू हो गई ऊपर से, और इस पॉट के अंदर भरना शुरू हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये नजर आ रहा है ऊपर से कि क्या हो रहा है इसके अंदर। कमाल हो रहा है। और ये ऐसे वाह, 30 इतनी ml के जल्दी? 6 कप्स, 30 ml के 6 कप्स निकलने वाले हैं इसमें से। अब इनको क्या करना है 6 कप्स निकालने के बाद? बताइए। अगर आपने ब्लैक पीनी है तो एज इट इज निकाला और शॉट पी लिया, जबरदस्त सा खुशबू देखा, खुशबू कैसी आ तो रही है? जबरदस्त। खुशबू होंगे आप लोग भी, ऑडियंस, फील हो रहा है ना? बिल्कुल। तो और आवाज आ रही है हल्की सी प्स करके, जो आपको नहीं आ रही हमें आ रही है, उसका भी एक मैजिक है। खुशबू, आवाज, और नजर भी आ रही है ब्लैक अच्छी सी कॉफी निकलते हुए। तो इसमें ये भी मैं आप लाया हूँ अपने घर से मेरा फेवरेट एस्प्रेसो शॉट का कप। तो ये अब देखें, ये जो मोमेंट है ना, अब ये स्प्लटर करना शुरू हो गई यूं, फर फर फर। उस वक्त आपको चाहिए कि आप इसको एकदम स्लो कर दें या इसको हटा दें। कि इसको, आपने भी कम किया गैस ना? हाँ, कम किया गया इसको। ठीक है। अच्छा, पहले तो पहले वन मीडियम शुड पे था, स्टैंड हियर ना? हाँ, मीडियम पे It था has to be पहले। supervised. अब जब ये स्प्लटर करने लगे ना यूं करके, तो इसका मतलब अब ये हो गया है काम। और इसमें भी आप 2-3 दफा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए। अगर अभी मैं इसको हटा लूं तो ये बहुत स्ट्रांग है, और अगर थोड़ी देर इसको और रहने दूं तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड हो रहा है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने अगर एक ही स्ट्रांग सा 2 कप पीने हैं तो आपने ये जैसी 2 कप आपको नजर आया आपने हटा लिया, वरना आप इसमें से निकलने दिया आपने 6 शॉट सही। पूरे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, या तो ब्लैक पी लिया आपने, ये बेसिकली फाउंडेशन तैयार हो गई आपकी कॉफी की। हर कॉफी की फाउंडेशन होती है एस्प्रेसो, ब्लैक कॉफी। हर कॉफी पहले ऐसे बनेगी। हाँ, पहले एस्प्रेसो शॉट ही फिर होता है। आपने अब आपके पास जब ये शॉट आ गया ना, अब आपके पास सारी वैरायटी मौजूद है। अब आपने इसको आइस और दूध के ऊपर डाल दिया तो आइस लाटे बन गई। आपने इसको ब्लेंडर में डाल के उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर डाल के, दूध डाल के, बर्फ डाल के ब्लेंड कर दिया तो आइस मोका बन गया, जो कि कॉफी और चॉकलेट का मिक्स होता है, वो आइस मोका होता है। अगर आपके पास फ्रॉथर है घर में तो इसके ऊपर आप फ्रॉथ किया हुआ मिल्क, फ्रॉथर क्या होता है, एक तो छोटा सा हैंड फ्रॉथर आता है, और दूसरा एक फ्रेंच प्रेस होता है, जिसमें अब ये देखें स्प्लटर करना शुरू कर दिया। तो अब हमने इसको बंद कर दिया। अब हमने इसको बंद कर दिया, अब हमने इसको साइड पे कर दिया। अभी हम इसको पोर करेंगे। हाँ, अब हम इसको पोर करेंगे, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको क्लियर हो जाए। तो ये है आपकी, अरे वाह, घर में तैयार। ठीक है ना। अब अगर ब्लैक कॉफी तो ज्यादातर लोग नहीं पीते हैं, तो इसमें आप गर्म दूध डाल दें। तो जैसे इंस्टेंट कॉफी घर में आप बनाते हैं, फर्क ये हो गया कि वो जो आपने पानी में इंस्टेंट पाउडर मिलाया था, उसकी बजाय ये आपकी बेस आ गई।
इसके ऊपर आपने जितना मर्जी दूध ऐड कर दिया, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शंस के, कितना स्ट्रॉन्ग कितना लाइट। चीनी ऐड कर दिया, क्रीम ऐड कर दिया। आजकल सर्दी चीनो एक बड़ी पॉपुलर ड्रिंक है जिसमें सर्दी चीनो में क्या गुड़ करना और हल्दी डलती है और ऊपर थोड़ा सा जिंजर भी डलता है, जाफरान भी डलता है, तो सर्दी चीनो बन जाती है। दूध, तो ये हल्दी, जाफरान, जिंजर कॉफी में। हाँ, वो एक है ना पागल लोग कॉफी वाले, वो आजकल सर्दी चीनो बना के बेच रहे हैं। सही है, सही है। तो उसमें बेस में, कॉफी की बेस में वो लोग मिक्स करते हैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़, और जब कॉफी बन जाती है, हल्दी, गुड़, हल्दी और गुड़ अंदर बेस में मिक्स होता है दूध के साथ फ्रॉथ करते वक्त, और फिर ऊपर उसके हल्का सा जिंजर रख देते हैं, थोड़ा सा जाफरान रख देते हैं और खजूर के साथ सर्व करते हैं, और उसको सर्दी चीनो कहते हैं। अब जाहिर है वो सारी पांचों इंग्रेडिएंट बड़े हेल्दी हैं, सर्दी में बहुत मजा आता है। हाँ, तो वो बड़ी पॉपुलर है। मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीती, मगर ट्राई हमारे करिए स्टूडियो में आपने? अभी बहुत गर्म पड़ेगा। है। नहीं अब बिल्कुल लूंगी, लेकिन अभी गर्म है ना। नहीं, सिप लें, और शक्ल बनानी है तो शक्ल बना लें, और पसंद आए तो अच्छा, इससे एक तो मतलब रियल वाला एक्सप्रेशन चाहिए ना। मैं कहती तो कॉफी शॉप वाली खुशबू और दूसरी एयरपोर्ट वाली खुशबू आ रही है जब आपको असली कॉफी। मुझे तो बहुत मजे की लग रही है, बिल्कुल सही बनी है। और ये हमने इसको स्ट्रॉन्ग हटा ली है वहाँ से, हम इसको थोड़ी देर और रहने देते हैं, थोड़ा और पानी मिक्स होने देते हैं। अच्छा, इसमें पानी डाल के देंगे तो क्या बन जाएगा? अमेरिकानो। 6 बेसिक तरह की कॉफ़ीज होती हैं, 6, 3 ब्लैक 3 वाइट, सबसे बेसिक ये है। सबसे बेसिक एस्प्रेसो शॉट, यहाँ से स्टार्ट हुआ नंबर 1। दूसरा होता है अमेरिकानो, इसको बड़े कप में डालें इतना सा, और उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो बन जाएगा अमेरिकानो। आइस डाल दें, आइस अमेरिकानो बन जाएगा। तीसरा होता है इसी के ऊपर हल्का सा दूध का फोम डालते हैं यूं करके, वो बन जाती है माकियाटो। वो बिल्कुल रियल इटालियन माकियाटो वो वाली होती है, जिसमें एस्प्रेसो शॉट पे हल्का सा फोम डाल दिया और उसको हिला के आहिस्ता आहिस्ता चुस्की लेके पिया। तो ये 3 हो गई ऑलमोस्ट ब्लैक वाली। फिर दूध वाली में सबसे पहली होती है लाटे, जिस पे फोम कम होता है। दूसरी होती है कैपेचिनो, जिस पे फोम ज़्यादा होता है। और तीसरी होती है मॉका, जिसमें चॉकलेट मिक्स होती है। तो ये 6 जो हैं ये बेसिक हैं। वैसे तो 20 कॉफ़ीज़ अलग अलग किस्म की बहुत हैं, क्रीम वाली अच्छा, आप भी जो और ये वाली भी। कैपेचिनो कह रहे हैं, अब ये इसके कैपेचिनो पे बहुत फ्रॉथ होता है, और वही होता है कि आपने ब्लेंड किया उससे। हाँ, तो उसके लिए अगर मैं वो ले जैसे आया ये होता ना दूध साथ में, रखा मुझे हुआ भी है। ख्याल आ रहा है कि अभी वो एक फ्रॉथर होता ले है फ्रेंच प्रेस, छोटा सा फ्रेंच प्रेस अगर आपने ले लिया तो उसमें दूध डाल के उसको ऊपर से यूं 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 करेंगे तो दूध फ्रॉथी हो जाएगा, और फिर वो आपने इसके ऊपर पोर कर दिया। और अच्छा, वो जो छोटा सा वो एक नहीं और स्प्रिंग वो वाला एक छोटा सा होता है वो जो करता है वो, हाँ, वो अगर आपके पास है तो क्या करें? नॉर्मल दूध आपने डाला और उसके हाँ, बाद जैसे फेंक ये डाला। दूध है ना, इसमें आधा कप दूध किया और इसमें वो वाली चीज डाल के बटन जैसे हम प्रेस कॉफी करके, ब्लेंड वो करते हैं ना, हाँ, फेंकते हैं उसको जिससे। उसको फेंटा यूं करके तो ऊपर ये फ्रॉथ ऊपर बन झाग गया। आ गया, वो आपने इसके ऊपर पोर कर दी, या इसके अंदर आपने ये शॉर्ट पोर कर दिया, मतलब फ्रॉथ बना के रख दिया और डायरेक्ट उसके ऊपर कॉफी पोर कर दी। क्रीम श्रीम कुछ नहीं? नहीं, वो तो सारे ऑप्शन फिर है आप ना, कुछ भी ऐड करते सारे हैं। ऑप्शंस हैं, हनी डालें, चीनी डालें, अच्छा, मेरे जहन में ब्राउन कैसी शुगर डालें, आइडिया आ व्हाइट रहा शुगर है, डालें। क्या हम उसके साथ पानी के साथ चीनी भी डाल के एक साथ ही मीठी वो बना सकते हैं? नहीं, वो जनरली उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। अच्छा, हाँ, वो सब बाद में ऐड करना है, वरना वो शीरा बन जाएगा हाँ, नीचे। इसके नीचे जो है ना वो फिल्टर का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि बस कॉफी का रखा आपने, ये वैसे तो होते हैं इसमें बड़े एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल सिंपल वाले काम से शुरू करें। चलें, थैंक यू सो मच। तो ये आपको मैंने क्या किया, आपको जरा सा इस पे दूध डाल दिया गिरे ना, ताकि, एहतियात। क्योंकि आपको ये लग रही है बहुत कड़वी। हाँ, तो अब मैं आप ब्लैक इसको- नहीं पीती। अब आप इसको पी के देखें, बिल्कुल अब पीऊंगी। देखें कि क्या हो गया, कैसे ये इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, एलिवेट हो गया। अब आपको ये पसंद आ रही है। नेक्स्ट टाइम इसमें आप हल्का सा गुड़ डाल सकती हैं, ज़रा सी ब्राउन शुगर डाल सकती हैं, घर में Wonderful. सिरप लेके रख सकते हैं। और आजकल पाकिस्तान में सिरप्स भी बनते हैं कॉफ़ी के, तो आपको इटली के मोनेन और टर्की के फोर ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आजकल लोकल फ्लेवर्स हैं, वो आपने एक वनीला कैरेमल का फ्लेवर लेके रख लिया तो आपने वो भी डाल दिया। जी, तो जी, मतलब जी, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो कैफे वाला है वो ऑलमोस्ट रिक्रिएट हो जाता है। बस जरा सी मेहनत वो गलत कॉफी है। का एम्बियंस नहीं होता। नहीं, और मैं जरा नहीं सी होऊंगा मेहनत दे- वेलकम करने वाला, सही कॉफी बात का है। एम्बियंस नहीं और अगर होगा। वो सब चाहिए तो हम आपके वो सब चाहिए तो कॉफी तो इन की शॉप आपको पर आइए। हाँ, मेहमान नवाजी का मौका दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतने मज़ेदार सेगमेंट का। मैं आपको दोबारा लेकिन जहमत दूंगी, अब की कॉफ़ी नहीं, क्योंकि मैं आपको और हवालों से भी जानती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह। तो ये हो गया मौका पॉट, और ये आसानी से मिल जाता है, ज़रा सी रिसर्च करें, मौका पॉट लिखे, MOKA मौका, डबल सी वाला नहीं, MOKA POT पॉट, मौका पॉट। अच्छा, MOKA पॉट, हाँ, मौका ठीक है, पॉट। ठीक है। और ये आसानी से ऑनलाइन दस्तयाब है और और वो वाली और कॉफी कहीं से भी मिल जाएगी आपको। ये किसी आप कहीं से भी ले लें। फ्रेश रोस्ट के पास। ये वहाँ कहाँ रखनी है, जा रहा है वापस मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं रख रही, आप बेफिक्र रहें। तो ये मैं रखना होगा तो फिर पॉट वॉट सब रखूंगी। पॉट रखना है, सही है। ये pot अच्छा, दे जाऊँ मैं आपको, एक आप कॉल बनाएंगी आ घर रही पर? है, एक कॉल आ रही है। अब बनाने वाली है घर पे? अगर आप दे दें तो बना बस ये लें। दे दिया मैंने आपको, ये मेरा पर्सनल मौका पॉट। ये आपका हुआ, Seriously? सीरियसली। ओह वाओ, आई एम फीलिंग सो लकी। अभी कॉल आ गई है।
अच्छा, क्या कह रहे हैं? दीजिए कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, क्या हाल चाल? सना, आपने देखा हमारी कॉफी बनाने का अभी जो जी मुश्किल जी, जाने से? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस जब वो आपको करवा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं भी उसको वहाँ पर होती तो मैं भी उसको सुनती कि कैसा फील हो रहा है। कॉफी इज माय फेवरेट। अच्छा, तो सना इसमें से वही वाली खुशबू आ रही है। आप कोई बात करना चाहेंगी मुश्मंजवानी से? आप जानती हैं कॉफी वगैरह गई हैं कभी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गई हूँ। तो बस बहुत अब मजे आपके की सामने ये कॉफी मुश्मंजवानी होती है। खड़े हैं, बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सर आप? सलाम सना। ये तो सरप्राइज हो गया, मुझे पता नहीं था कॉल भी आने वाली है हमारे जी, शो जी, के कॉल। बीच में। ये अच्छा सरप्राइज रहा ना आपको? हाँ, मैं समझे कि प्री रिकॉर्डेड है, अगले जाने वाले नहीं हम नहीं नहीं, लाइव है, टीवी लाइव पर है। अरे जी लाइव है। सर आपकी जी। कॉफी बहुत मजे की, ओह, बहुत thank you। जबरदस्त। आपका तरीकेकार बात करने का मुझे बहुत पसंद है। ओह थैंक यू। हाँ, और आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। ओह थैंक यू। सना, कुछ और कहना चाहेंगी? आपको हमारी शेफ साइमा की कुकिंग कैसी लगती है? आपका प्रोग्राम मैंने देखना शुरू किया जो कि बहुत मॉर्निंग शो से डिफरेंट है। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर डिसेंसी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आपका बात करने का स्टाइल बहुत मॉडेस्ट, बहुत जबरदस्त। Thank you, और सना। आपकी इस शेफ की तारीफ करूंगी, इतने सिंपल, इतने इजी खाने बनाती हैं और इतने आसान तरीके से समझाती हैं कि दिल करता है कि बस फौरन झटपट से बना लो। और सना, हम इतने जी, खुश जी। नसीब हैं, हम रोज खाते हैं इनका लंच। हमारा जबरदस्त। शेफ साइमा के खानों से ही होता है। आप ट्राई करती हैं? जबरदस्त। जी जी बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ। और आज तो जो मसूर बिरयानी बनाई हुई है वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फौरन से बना लूँ। तो जरूर बनाइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। सना, थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल थैंक यू सो रखिए। मच। Thank you, Sana. Great hearing from you. Thank you. थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज। चलें भाई। हाँ, वो गुड ड्रॉप हो गए। सरप्राइज। तो आपके फैन जो हैं वो आपको कॉल भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू आपके थैंक यू, इट वक्त वाज का अमेजिंग। शुक्रिया। प्लीज ट्राई करें घर पर, और किसी वक्त भी कोई मुश्किल हो मैसेज करें मुझे ढूंढ के, मैं और आपकी हेल्प बहुत करूंगा। आसानी दस्तयाब हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मौका पोट लेके हमारे पास आ जाएंगे ना, मैं आपको सिखा दूंगा हमारे चूल्हे पे खड़े होकर, पर्सनल 1-on-1। मज़ा आता है बनाने में कॉफ़ी और सिखाने में। चलिए भाई, मैं ले रही हूँ अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है। मैं बहुत खाने पीने की बातें कर ली हैं, लेकिन आजकल एक टर्म बहुत आम यूज़ की जा रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इवन हमारी शेफ साइमा भी अक्सर कह रही थी मैं भी कुछ नहीं खा रही, मेरी अभी फास्टिंग चल रही है। ये होती क्या है, इज़ इट इफेक्टिव और नॉट? तो हमारी एक बहुत अच्छी साथी और हमारी मेहमान मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर भी हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं। उनसे हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है एंड हाउ डज इट बेनिफिट योर हेल्थ एंड योर डाइट। आपने कहीं नहीं जाना, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किचन से मैं आ चुकी हूँ वापस अपनी कुर्सी के ऊपर, और मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस इंस्ट्रक्टर और डॉक्टर भी हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने उनसे तिब्बी मशवरों के लिए ही इनको कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे खुशफहमी है कि शायद न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी ले रही हूँ। अच्छा, आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आजकल बड़ा कॉमन है, हर दूसरे शख्स से पूछे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, जिसको वेट लॉस के लिए एक बड़ा इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? क्या इसके लिए कुछ आपके कुछ कंसर्न्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या हर शख्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है या नहीं है? और अगर कोई मिथ्स इसके सराउंडिंग है, इन सब पे हम बात करेंगे डॉक्टर खुलूस शफी से, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? Thank you so बिल्कुल much for inviting again. हाँ, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। I have lots of fun talking to you too. चलें, गुड। अब हम दोनों ने क्योंकि एक दूसरे की तारीफ कर ली है, कर तो ली हम है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा खुलूद, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बड़ा एक कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे लोग करने लग गए। तो मुझे ये बताइए कि पहले बताइए इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कितने आवर्स की होती है, हाउ डज इट वर्क? See, I'll try to put this together and in a way that people should understand. Intermittent fasting was actually created more or less, आप say it's therapeutic fasting. ठीक है, it is not meant for everyone. So it was actually created and all the studies that worked, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टडी की गई है कि ये कब यूज़फुल होगी। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर ये बहुत कारआमद होती है। अच्छा, अच्छा, अब ये क्योंकि ये थेरेप्यूटिक होती है तो ये स्टार्वेशन
is not fasting. So lot of people जो हमारे यहाँ होते हैं वो भूखा रह के समझते हैं कि वो फास्टिंग कर रहे हैं. इस फास्टिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और जो कि आपको फुलफिल करने चाहिए. और हम कितने आराम से हर शख्स कर रहा है. एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए स्टारवेशन जो होती है वो जबरन होती है, ठीक है, और उसके अंदर कोई यानी कि कोई प्लान नहीं होता आपका. ये दिस इज कॉल्ड थेरेपेटिक फास्टिंग बिकॉज इसके अंदर एक पूरा एक तरीके कार होता है जो आपको अपनाना होता है, और क्यों अपनाना होता है, किसके लिए ये फ़ायदेमंद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. नॉट एवरीथिंग फिट्स एवरीवन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बनाई गई थी एंड उसके लिए बहुत करामत होती है. अच्छा, अब उसके अंदर अब हम बहुत सारे लोग इसे नेट पे देख लेते हैं कि हाँ इट्स वेरी गुड फॉर द हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपके बाकी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है. नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुई हुई, ह्यूमंस पे नहीं हुई हुई. सो प्लीज़ एवरीथिंग दैट इज़ around there, all the information is not which is actually valid and applicable. और हम गूगल पे देख देख के अच्छा ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही, मैं भी कर लेता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग. अच्छा, अब इसके हाँ फ़वाइद ये हैं कि हाँ जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, अगर वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद उनको ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए. बिकॉज जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वेरिएट करेंगे तो उनकी तबीयत भी गिर सकती है और ख़राब हो सकती है. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. So you should be very much aware of your blood glucose levels. ठीक है, your glycolated hemoglobin which is HbA1c, सबको रट्टा हुआ है HbA1c, जो कि 3 और 5 महीने का आपको हीमोग्लोबिन आपको आपका ग्लूकोज लेवल बताता है. So that आपको अगर पता हो, वो अगर आपका रेंज में नहीं है, आप टाइप 2 हैं, आपकी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो है वो आपकी लिहाज से बढ़ा हुआ है, जो कि एक तयन रेंज होती है उससे बढ़ा हुआ है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, नॉट ओनली वेट, फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो आप यकीनन इसके लिए सूटेबल हैं, कंसिडरिंग कि आपको कोई और कोमॉर्बिड्स, कोई और प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़, मेजर इश्यूज नहीं हैं. ठीक है, तो इसलिए बिकॉज बहुत सारी नेट पे चीज़ें होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है तो ये उस चीज़ के लिए भी अच्छा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी स्टडीज़ नहीं आएंगी. तो द पॉइंट इज़ दैट कि इस चीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छा है. जो लोग शुगर लेवल्स डायबिटीज़ में नहीं है मगर लग रहा है प्री डायबिटिक हैं और जा सकते हैं डायबिटीज़ के लिए कि रेंज में डायबिटिक बन सकते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आपको डायबिटिक बना सकती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं ऐसे, तो उन केसेस में डॉक्टर से रुजू करने के बाद आप फास्टिंग करें. अच्छा, फास्टिंग जो होती है वो शुरू वैसे इनिशियली 6 आवर्स से शुरू कर सकते हैं, आप 10 आवर्स पे जा सकते हैं, 14 आवर्स पे जा सकते हैं, 18 आवर्स पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि 24 आवर्स पे भी जा सकते हैं. बट देन अगैन everything is not applicable to everyone. You have to start in small steps. अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप 24 घंटे की, आपने आज 6 घंटे फास्टिंग की, कल आपने फास्टिंग नहीं की, फिर आपने 10 घंटे बढ़ाए, अपने घंटे बढ़ाते गए, 24 घंटे की फास्टिंग की, आज फास्टिंग की, कल नहीं की, हफ्ते में 3 दफ़ा 24 घंटे की, या 2 दिन तयन कर लिए 24 घंटे के, तो इस तरह. अच्छा, आप उसके अंदर उसके बाद करना क्या है, ये थोड़ी कि आपने फास्टिंग कर ली, अब जी अब तो मेरा फास्टिंग खत्म हो गया, मेरे दिल में जो चाहेगा मैं खाऊंगा आके या खाऊंगी, जैसे हम रमजान में करते हैं. ऐसा नहीं होता है, वो इज नॉट फास्टिंग. सो यू नो उसका पैरामीटर ये है कि यू हैव टू स्टिक टू अ डाइट व्हिच इज लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स एंड लेस शुगर. अच्छा, आप लो इन कार्बोहाइड्रेट की जो बात करें तो आप जरा बता दीजिए ऑडियंस को कि रिफाइंड कार्ब्स कम रखने हैं. रिफाइंड कार्ब्स में जो आएगा, वाइट चीज़ें, मैदे की बनी हुई वाइट चीज़, चीनी का जो भी इस्तेमाल है वो चीज़ें. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रूट सैलड वगैरह ये भी कार्ब्स ही होती हैं. कार्ब्स तो हर चीज़ में ही होती हैं, तो मगर आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन चीज़ों में स्टिक करें. सिंपल ब्राउन राइस, चीज़ों में फाइबर ज़्यादा हो, एग्जैक्टली जिस चीज़ में फाइबर ज़्यादा हो, सब्जी, ठीक है, फ्रूट में भी फाइबर होता है, मगर वो आपको कौन सा बहुत ज़्यादा मिठास में आएगा, फ्रूट वो नहीं
थोड़ा कम मिठास का. You know, I'm just telling these things on top of the head because मैं हाई इतनी कार्ब की मुझे बताइए कि वैसे भी मैंने बहुत जगह सुनती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से कम होने चाहिए. 2-3 हाई कार्ब कौन सी चीज़ें जो देखिए, इंसान कम खाए तो अच्छा है? चीनी मत खाइए. ठीक है. ठीक है, वाइट शुगर, वाइट से परहेज करें. वाइट जिस चीज़ में है, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, जो भी वाइट डबल रोटी, ठीक है, सफ़ेद चावल, ब्राउन खा लें, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर आपके फाइबर होगा ना, वो ऑलरेडी उसका कार्ब कम हो जाता है. एक बेसिक में चीज़ समझाना चाह रही हूँ. जिस चीज़ में फाइबर, जिसमें कहते हैं ब्राउन्स खाओ, ब्राउन फाइबर ज़्यादा हो, तो वो आपके कार्ब की रेशियो की वैल्यू को कम कर देता है. सही है. ठीक है, सो हर चीज़ विच इज़ ब्राउन विल बी मोर इफेक्टिव. सही है. ठीक है. सब्जी के अंदर फाइबर होता है, फल के अंदर फाइबर होता है, तो उसकी कार्ब लेवल कम होता है. वो भी अब फलों में भी होगा कि भी कौन सा फल अगर मीठे में ज़्यादा है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने तरबूज काटा और बहुत मीठा है तो आप उससे गुरेज करें, कोई कम मीठे वाला खा लें. ग्रेप्स बहुत मीठे हैं तो उसमें शुगर लेवल ज़रा ज़्यादा होगा. दूसरी कोई सिलेक्शन वाला आप फल खा लीजिए. तो यू हैव टू, बिकॉज घरों में बैठकर आप इतना फूड टेक्नोलॉजीज वाला काम कर नहीं सकते, या डॉक्टरी नहीं लगा सकते कि भाई क्या क्या पता होगा और ये कितने ग्राम होगा और ये नहीं. ओवर द टॉप अगर आप देखें, जिस चीज़ में ब्राउन ज़्यादा है उसमें फाइबर ज़्यादा है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. उसका कार्ब रेशियो कम हो जाएगा. ये एक सिंपल साइंस, सही ये अप्लाई कर लें. सही. अच्छा, फास्टिंग के आवर्स मैंने बता दिए, इस तरह हो सकते हैं, वेरिएशन हो जाती है. अच्छा, एक तो आपने सबसे During- इम्पोर्टेंट ये बात बताइए कि डॉक्टर की से Yes. मशवरा करके फास्टिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हर किसी के लिए हर तरह की हाँ, फास्टिंग आपको अपने suitable ब्लड टेस्ट नहीं. तो करवाने पड़ेंगे ना. और ये अगर आप एक normal- थेरेपी है. हाँ, और ये बेसिकली एक थेरेपेटिक फास्टिंग है. ये कोई, इट्स नॉट अ फैशन फास्टिंग जो कि बन गई है. जो कि बन गई है, हाँ. विच इज कैन बी रियली हार्मफुल फॉर यू. तो हर बिकॉज दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट यही आजकल मशवरे मैं दे नहीं रहे हैं. करती. नहीं, आप तो डॉक्टर भी है ना. हाँ, so मैं नहीं करती. मैं तो एक्चुअली काफ़ी ऑफेंड हो जाती हूँ कि लोग आके मुझसे बोलें कि आप मुझे फलां डाइट दे दें. लाइक अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मुझे डाइट बता रहे हैं तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो फिर आप खुद ही बना लीजिए. हाँ, सही बात तो मैं बताऊंगी ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड आई वुड नॉट एक्चुअली लाइक टू लेबल माई सेल्फ सेइंग कि आपको कीटो करवा रही हूँ, मैं को नहीं. एवरीथिंग हैज़ टू बी, मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गेज करना. तो वो आपकी डाइट डिफाइन करते हैं. मैं लेबल कैसे करूँ? तो पहला जो इस वक्त टेक अवे है ये कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करे. आप पहले अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर Yes. से रुजू करें. वो Yes. आपको रेकमेंड करता है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. फिर Exactly. आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है. घर से बैठ के गूगल से देख के, यूट्यूब के वीडियो से इम्प्रेस होकर नहीं शुरू करना. और ये भी नहीं कि अगर आप मेरी दोस्त ने कर ली, मेरे भाई ने कर ली, मेरी बहन मैं ने ये कर ली, सुन रही हूँ तो आजकल. बहुत ये उसने कर ली अच्छा, तो मैं जिसने कर लेती ली है हूँ. ना, तो वो दूसरों को एक्सपर्ट बन के बता रहा है. अच्छा, दूसरी बात ये कि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड अ डाइट नीड स्टार्ट्स फॉर एवरीवन, इट्स डिफरेंट. इसलिए बिकॉज हर इंसान एक डिफरेंट लेवल पे खड़ा हुआ है. ठीक है, ये मैं बात समझा के थक गई हूँ सबको कि भाई कई दफ़ा आप बहुत खाकर मोटे होते हैं, कई दफ़ा आप ना खा के भी मोटे होते हैं. तो ये कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों है? जो और इसीलिए इंसान कुछ कम लोग- खा रहा है और वो भी इंटरमिटेंट पे चला जाएगा, तो आप खुद सोच लें कि उसको फायदा तो नहीं होने वाला. तो उसके पीछे क्या है? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मुझे तो पानी भी तेल बन के लगता है, मैं तो ये भी स्किप कर रही हूँ, ये भी स्किप कर रही हूँ, Exactly. है ना? So this is what I'm trying to make people understand, that you need to sit down, give time, give logic to yourself कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही थी और अब इसको किस तरह लेके चलना है, और आपके ब्लड जो है आपका पैनल वो आपको क्या बता रहा है, और व्हाट आर यू पिकिंग आउट ऑफ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, या हम इसको बेहतर कैसे करते हैं, या ये बिल्कुल सेट है, हम इसको यूं लेके चल सकते हैं. एंड व्हाई इज समथिंग नॉट सूटिंग यू विच यू हैव बीन डूइंग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक चीज़ और थी, पूरा दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की, क्या खाया क्या पिया? कुछ नहीं. हमारा टाइम होगा तो हम सब कुछ खाएंगे. गलत है. बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आपका फास्टिंग का विंडो होता है, उसके अंदर आपको स्टार्वेशन नहीं करनी होती. उसमें आपको लो कैलोरी फ्लूइड पे रहना होता है. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. एंड लो कैलोरी फ्लूइड में सिर्फ पानी और चाय नहीं आता, और भी सब कुछ आता है. 2-3 चीजें मोटी मोटी. लो कैलोरी फ्लूइड में आपके पानी आता है, चाय आती है, कॉफी आता है, एंड बोन ब्रॉथ आता है.
अब ये सबको नहीं Soup, पता clear होगा। soups. या बोन ब्रॉथ, हड्डियों की यखनी जो आप निकालते हैं। द पॉइंट इज दैट पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। कॉफी पीते रहेंगे। अच्छा, अब फास्टिंग का पार्ट खत्म हो गया, अब आपने अपनी फास्ट को ब्रेक किया, ठीक है, अब क्या खाना है? अब आपने निहारियां तो नहीं खानी ना बैठकर। सो वी कम बैक टू समथिंग दैट आई वाज सेइंग, स्टिक टू foods which are less in sugar and don't have refined carbs. You have to take carbs for the entire day, but you can take complex carbs, healthy carbs. Browns should be your friend. You have to take your protein. वरना होगा क्या, आप वजन आपका घट रहा होगा, ठीक है, मगर आपका फैट कंटेंट बढ़ता रहेगा। अब वो कौन गेज करेगा? आप घर पे बैठे कोई गेज करता है? बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं करते गेज। वो नहीं करते, वो करते हैं एक सिंपल चीज के लिए, BMI। हाँ, तो क्या बता रहा है BMI आपको? What are you cracking into? What is this telling? You know, एक चीज आपने इस्तेमाल कर ली फैशन के तौर पे, बता दिए, लोग बड़े खुश, मेरा BMI था, तो आपने उससे क्या डिड्यूस क्या किया? आपको समझ क्या आई उस चीज की? नहीं, वो किसी को नहीं जानना क्या बता रहा है वो BMI। आपको फैट परसेंटेज तो नहीं बता रहा ना वो आपकी। And क्यों you losing weight faster is also not a good sign. So you know, lot of things come into play. अब हाँ कि हाँ मेमोरी शार्प हो जाती है, नहीं, ये सब चूहों पे हुआ था, इंसानों पे अभी तक नहीं हुआ कि कॉग्निटिव मेमोरी एंड वोकैबुलरी वाली मेमोरी, ठीक है। सो ये अभी ह्यूमन लेवल पे नहीं हुआ कि ये भी एक हाँ news कि है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि हाँ शॉर्ट है। स्टडीज आर अंडर द वे एंड ऑब्वियसली इंसान बाद में आते हैं। अभी द लेवल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज एंड द स्टडीज आर ऑन द अदर सब्जेक्ट्स। यस, अच्छा, ब्लड पे, हाँ, T2D टाइप 2 डायबिटीज पे काम करती है, डेफिनेटली दैट्स देयर। अब बाकी ग्लूकोज लेवल इन चेक रहता है, इन चेक रहता है, उस पे है। जिन लोगों की वेस्ट के सर्कमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, तो ये भी देखें ना, आपके वेस्ट का सर्कमफ्रेंस बढ़ा है, तो किसी ने कभी उनके शुगर लेवल जानने की कोशिश की कि सिर्फ इंच टेप लगाई और बोला कि हम मोटे हो गए हैं, ये बढ़ गई है वेस्ट हमारी, तो हम इंटरमिनेट कर लेते हैं। नहीं, क्या पता आप डायबिटिक हो रहे हो, क्या पता प्री डायबिटीज में हो, क्या पता आप ना हो। यू नो, यू समटाइम्स इट्स द लाइफस्टाइल। आपने ऑफिस में Yes. नौकरी शुरू की, अब आप 8 Sedentary घंटे बैठे lifestyle हैं, होगा तो सेडेंटरी की obviously वजह से भी तो मोटापा पेट चढ़ रहा है। आपका निकल रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैक इश्यूज, गलत बैठने से भी आपका पेट Posture निकलता है, issues, पोस्चर। हाँ, यस, हाँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नहीं, हर चीज के लिए आप इंटरमिटेंट हाँ, फास्टिंग हर चीज के लिए नहीं होता, जाते। आपको खुद भी पता होना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट अ शॉर्टकट टू। अच्छा, अब एक सवाल इस पे, अब आपने कह दिया कि हर चीज़ पे नहीं होता और हम कर रहे हैं, गूगल से हम लोग निकाल रहे हैं कि कैसे करनी है, और हर दूसरा शख्स इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क क्या हो सकता है? Sugar variations can lead to hypoglycemia, can lead to fogginess of the mind. ठीक है, you can also collapse because you're not doing the fasting that is required. You're actually starving yourself. Maybe you're putting yourself in calorie deficit. Surely you're putting yourself in calorie deficit, but you're putting yourself in nutritional deficit also. You can have nutritional deficiencies. अब इतनी सारी nutritional deficiencies होंगी तो उनके outcomes भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। इस तरह टाइप 1 के लिए तो बिल्कुल ही नो है। टाइप 1 जो डायबिटीज है जिनको, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके लिए तो it's a hazard. So you know, not knowing what kind of sugar do you have and whether you should be doing is that you're unable to function throughout the day properly. If you keep on doing for a very long time, you are unable to, like आप sports में है तो you won't be able to push for a very long time because you won't have the stamina to do it. आपका endurance कम होगा, आपकी deficiencies जब होंगी तो आपका विटामिन डी भी कम हो सकता है, आपको एलर्जीज हो सकती हैं, दूसरे हेल्थ के मसाइल, हाँ, दूसरे मसाइल हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी वेट लॉस करेंगे तो आपका स्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं, आपके बोन इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके गर्दन के इश्यूज आ सकते हैं वापस। जो इश्यूज पहले बॉडी ने सहारे हुए थे वो अब वो नहीं सहारे, क्योंकि बेचारे को खाना भी नहीं आपकी मिल रहा। स्किन खत्म हो सकती है, आपके बाल गिर सकते हैं, बिकॉज समवन हैज टू बी देयर टू टेल यू कि भाई जब रोजा तोड़ोगे तो कोई माइंडफुल चीज खाना। और वो माइंडफुल कौन डिसाइड करेगा? वो डॉक्टर बताएगा ना आपको, आपका डाइटिशियन बताएगा, आपका न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा आपको, जिसको इतना पता होगा कि जो आपको एसेस करेगा कि तुम्हें कितना, तुम्हारे अंदर कितना डालना है और कितना निकालने का हिसाब कौन रखेगा? आप तो नहीं रख सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, इफ दे आर लूजिंग वेट, तो उनको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज मे बी
मांस जा रहा है मगर फैट Exactly, है ना, और exactly. फिर इसी वजह से कुछ अरसे बाद आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर आप वीक फील करते हैं। और बहुत ऐसा भी होता है कि आप 6-8 महीने, साल, मैक्सिमम साल के बाद यू स्टार्ट गेनिंग वेट बैक, बिकॉज द टाइम दैट यू हैड लेफ्ट, द टाइम दैट यू हैड लॉस्ट वेट, आपको नहीं पता आपका फैट परसेंटेज कितना था. So body starts going back in reserve and it actually starts acquiring more fat than you were at the time you started. क्योंकि प्रॉब्ली बॉडी को, ब्रेन को मैसेज मिल रहा है कि यहाँ कहत पड़ा हुआ है और अभी यही है वाली ना। बात है. मुझे बड़ा अच्छी लगती एग्जांपल मैं हर किसी को कहती हूँ. मैंने कहा कि मैं बोल दूँ भाई चीनी खत्म होने वाली है, तब बाहर, store कर आटा खत्म, लेंगे, क्या हाँ। करेंगे आप? आटा भरना शुरू कर दें. मैंने कहा बॉडी भी एक वक्त तक कहती नहीं नहीं अफवाह है, नहीं नहीं मिल जाएगा. हम भी ये करते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो रिजर्व में जाती है. Exactly. ऑल्सो बिकॉज योर एंटायर मेटाबॉलिक पाथवे डज चेंज. सो यस, मगर इसके फ़वाइद यही हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखा गया है, स्टडीज़ हैव शोन दैट आपका जो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन है उसका लेवल रेंज में आना शुरू हुआ, आपका वेट फैट परसेंटेज रेंज में आना शुरू हुआ, आपका ऑन द लुक्स ऑफ इट आपकी बॉडी सर्कमफ्रेंस, आपका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस हम लेते हैं वो रेंज में आना शुरू हुआ. बिकॉज सबसे पहला पॉइंट तो होता है फॉर अ लेमैन कि मेरी कमर का साइज़ बढ़ गया है. बाकी चीज़ तो डॉक्टर करेगा ना, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट करेगा, या कोई ऐसा इंसान जिसको पता होगा इन चीज़ों के बारे में क्या क्या देखना है वो करेगा. जज वो करेगा उन पैरामीटर. आप तो खैर एक पैरामीटर से जज करेंगे ना अपने आप को. सो दोज थिंग्स डू इम्प्रूव, बट आई विल स्टिल प्रेस अपॉन सेइंग कि प्लीज़ दिस इज समथिंग नॉट टू, इट्स नॉट अ फैशनेबल डाइट, इट्स अ थेरेप्यूटिक फास्टिंग विच पीपल शुड टेक इन टू अकाउंट एंड शुड बी अकाउंटेबल फॉर. You know? तो इतना वाइड स्प्रेड है खलूद, ये इतना वाइड स्प्रेड है. मैं तो हर तीसरे शख्स से सुन रही हूँ कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, एंड दे हैव नो टाइप 2 डायबिटीज़ तो छोड़ दो, कोई और वो तो किसी डॉक्टर के पास गए भी नहीं. वो थैंक्स टू हमारे सोशल मीडिया पे जो सब डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बने बैठे हैं. तो इसका मतलब हुआ कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड होना चाहिए. Yes. क्योंकि हम तो खुद से भी अपने आप को बताते हाँ, हैं. आपका न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशनिस्ट केपेबल होना चाहिए, शुड बी मेकिंग सेंस टू यू, शुड बी कनेक्टेड टू यू, टू मेक इनफ सेंस टू यू, टू बी काउंसल करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए आपको कि भाई किस चीज़ की आपको ज़रूरत है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है. आप डाइटिशियन भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आई वुड से कि यू नो अगर आप एक आई एम नॉट सेइंग कि जनरल फिजिशियन है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका फोटे हो वो ये कर सके, क्योंकि और भी बहुत काम है उसके लिए करने के लिए. सही. अच्छा, तो अब मेरे जहन में एक बात दूसरी आ रही है. अब रमज़ान होता है, हम 16-16 घंटे फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो 1 महीने का होता है क्या छोटी थोड़ी देर के लिए, इसलिए बॉडी को वो इस तरह से अफेक्ट नहीं करता? अब मैं उस पर बात करना चाहूँगी. क्या मतलब? जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कह रही हैं, इट्स नॉट Right. गुड फॉर एवरीबडी, राइट, और इसके हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं और बाद में दोबारा भी मोटे हो सकते हैं. जैसे रमज़ान में भी हम लोग क्या करते हैं कि 16 घंटे फास्ट किया, इसके बाद पकोड़े और दही फुल्की, तो ये भी हमारे लिए हैजर्डस हो सकता है. यस, बिकॉज आप फास्टिंग इज अ वे ऑफ डिटॉक्सिंग. यस, मगर वो जो थेरेप्यूटिक, देखिए आई एम नॉट गोइंग टू मिक्स अप द रिलीजियस फास्टिंग विद द थेरेप्यूटिक फास्टिंग, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी राइट. सही है. सो जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इट्स थेरेप्यूटिक फास्टिंग. उसके बीच में आपको लेकिन लो जैसे आपने कहा ना कैलोरी कि- फ्लूइड अलाउड सही है. लेकिन आपने कहा ना इसे भूखे रहने के बाद हम फिर खा क्या क्योंकि रहे हैं? हम ये खा रहे हैं, क्योंकि हम तो फेस्टिविटीज मना रहे हैं ना. हाँ, अब आप बताएं कि हाउ बैड इट इज़ फॉर हेल्थ. इट इज़ बैड फॉर हेल्थ बिकॉज उस वक्त बड़ा एक मिक्स रिव्यू आता है लोगों की. कई लोग कहते हैं अरे यार रमज़ान आ रहा है, वज़न तो यूं घट जाएगा. तो वो घट इसलिए रहा होता है कई लोगों का, और कई लोगों का नहीं. कहते हैं यार हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता ही गया. तो दैट इज़ वेयर आई सेड इन बिटवीन, इट डिपेंड्स कौन कहाँ खड़ा है और कौन क्या कर रहा है. रमज़ान में आप पकौड़े समोसे खाते हैं, फेस्टिविटीज़ मनाते हैं, सो ऑब्वियसली आप इतनी चिकनाहट खाएंगे. कुछ लोग जो होते हैं उनका उस पर भी वज़न गिर रहा होता है. डिपेंड करता है कि वो उस वक्त जब उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट किया, पता वो बेचारे पूरा दिन इतना ज़्यादा खाते हों कि जो उनका डेफिसिट 16 घंटे का 14 घंटे का बना है वो उनके लिए अच्छा हो. तो वो जो जब वो पकौड़े समोसे एंजॉय करें, वो कह रहे हैं यार मैं तो पकौड़े समोसे खा रहा था मगर फिर भी फिर भी दुबला. वजन गिर गया. तो वो उस वक्त कहाँ थे जब उन्होंने रोजा स्टार्ट. कुछ लोग जो होते हैं उनका उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता क्योंकि है उनकी बॉडी को आदत नहीं होती इतने घी की, क्योंकि तेल वो की. हाँ क्योंकि उनकी बॉडी को आदत नहीं होती इतने घी तेल की. और ये है कि वो माशाल्लाह, या कि ये भी हो सकता है
आदत नहीं होती और वो इतना खा रहे होते हैं, तो वो अपने आप को तसल्ली भी दे रहे होते हैं कि यार अब तो मैं फास्टिंग ही कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ भी खा मैं कुछ भी सकता, खाऊं फिर हाँ। पूरा दिन तो हाँ, भूखा ही अगर रहूंगा। उनका फैट परसेंटेज 35 से ऊपर है और उस पे वो पकौड़े समोसे खाएंगे तो वो एक महीने में तो नहीं कम होने सही वाला। बात है। उल्टा उल्टा ही बुरा, बिकॉज रमजान में आपकी एक्टिविटी कुछ लोगों की बहुत कम भी हो जाती है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सारा दिन पाते, बिस्तर और कुछ पे। लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली कर पाते होते हैं बिकॉज दे हैव टाइम ऑन देयर हैंड्स, और ऑल्सो रोजे के बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, सो यू नो इट्स टू ईच देयर ओन वेयर यू स्टैंडिंग, यू कांट रियली से सम पीपल लूज वेट आल्सो बिकॉज यू लूज मसल। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आपने कहा कि ये फैट बढ़ रही होती है, मसल घट रहा होता है, कैसे मुझे पता चलेगा मेरी बॉडी में फैट कंटेंट कितना है? क्या इज देयर एनी टेस्ट? आप असेसमेंट कराने आ जाइए, मैं आपको बता। हाँ नहीं, वैसे कोई तरीका आप बताएं लोगों को, क्योंकि लोग अभी यही सोच होंगे कि अगर मैं दुबला हो रहा हूँ। वो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, उनके पास आले होते हैं, ठीक है। उससे वो एक आपका असेसमेंट करेंगे। उसके अलावा अगर वो वाला आला नहीं भी जिससे वो फैट परसेंटेज बता सकें, तो वो कुछ असेसमेंट ऐसे करेंगे, उसके बाद वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट वो असेसमेंट आप, या अब तो किसी expert एप्स भी से- आ गई हैं अच्छा। फोन के अंदर, दे कैन ट्राई आउट ऐप, आई डोंट नो, I can't really say they're really accurate, सही है। but it's best to go to someone or get some monitor जो इंटरनेट आपको मिलेंगे online to get, but the point is that even if you know that आपका percentage of fat बढ़ा हुआ है, उसके इसे BMI के लोगों को पता होता है, 25 से ज़्यादा हो गया, 30 से ज़्यादा, करना क्या है? BMI है क्या? ये भी एक अलग टॉपिक, करना क्या है क्या? फैशन में तो बड़ा अच्छा था, you know, आपका BMI कितना, मेरा इतना है, you know, आगे क्या यूज़ क्या है इसका? So the point is that it's very important to understand that what we know is something useful for us, or we just know it just because we want to sit around and sound intelligent. Yeah. अच्छा, towards the end, let's sum this conversation up. और कुछ कहना चाहोगी to conclude this? इतना तो मुझे पता ही नहीं था कि ये एक टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, और अभी भी चूहों पे रिसर्च हो रही है, तो हम अभी एक चीज़ जो अंडर रिसर्च है उसको हमने शुरू कर दिया क्योंकि हम अपनाना। गूगल पे सबसे मसला ये है कि मैं बिल्कुल इस आई रियली लाइक के जो हमारे पास आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आई वुड लाइक टू से इट्स वेरी हेल्पफुल कि लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं उससे, मगर जहाँ हम जान भी सकते हैं वहाँ हम इतनी एडेड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो हम लोग कॉम्प्रिहेंड ज़रूरत नहीं नहीं कर है, सकते, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़रूर अवेयर रहिए, मगर इतने ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होकर ये मत समझें दैट यू नो इट ऑल। यू स्टिल नीड एक्सपर्ट्स टू गो टू, दैट्स द रीज़न दे आर देयर। कोई वजह है कि वो इतना और वो पढ़ के, degrees है उनके पास, डिग्रीज हैं, हाँ। पढ़ के एक्सपीरियंस के ऊपर, और कुछ चीज़ें सिर्फ डिग्री से या किताबों से नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से Experience आती आते हैं, हैं। हाँ। सो यू नो इसके साथ क्या था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता है। सो यू नो वरना पैराडोल तो पैराडोल है, दवाई तो दवाई है, किसी को भी वही डॉक्टर देता है, मगर व्हाई डज इट अफेक्ट, इफेक्टिविटी क्यों डिफरेंट होती है? बिकॉज द डिफरेंट वेज टू गो अबाउट थिंग्स। सो यू नीड एन एक्सपर्ट, डोंट बी योर ओन एक्सपर्ट, बी अवेयर सो दैट कोई आपको बेवकूफ़ भी ना बना सके, बट डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि कोई अगर आपको हेल्प खुद करना बेवकूफ़ चाहे बने। तो आप उसकी हेल्प ना ले पाए और खुद बेवकूफ़ बन जाए। सही बात है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच खुलूद, हमेशा की तरह आज फिर एक इतना इंफॉर्मेटिव आपने हमें पूरा जो हमारा सेगमेंट रहा, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप बातें यहाँ से शुरू करेंगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एज अ थेरेपी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका आगाज़ किया गया था। तो भाई सुना आपने, जो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं और बगैर किसी के कहे आप खुद जो है वो गूगल से देख के या यूट्यूब पे 4-5 वीडियोस देख के करें, तो स्टॉप योर फास्टिंग, किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास चले जाएं। तो ये जो हम कहते हैं ना यार उसको फीस देनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट है। कल को आप डॉक्टर्स को फीस दे रहे हो बीमार होने के बाद, बेहतर है कि आप एक डाइटिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को या अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो कि सर्टिफाइड है उससे मशवरा कर लें। जान है तो जहान है, यही बॉडी आपकी कब्र तक रहनी है, तो उसका ख्याल कर लीजिए। मैं पहुंचूंगी अभी थोड़ी देर में साइमा के किचन में, और फिर हम देखेंगे कि कीमा मसूर बिरयानी कहाँ तक पहुंची। आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं मौजूद हूँ अब शेफ साइमा के किचन में और आप जैसे कि देख सकते हैं मैं अपनी शॉल उतार चुकी हूँ। यहाँ 2-2 चूल्हे जल रहे हैं, तो मेरा जो विंटर फैशन था बस वो यहीं तक था, उसके बाद अब और की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक पहुँची हमारी बिरयानी मैडम? वही बिरयानी तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत लेयरिंग कर दी थी और बाकी लेयरिंग की कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं सामने दिखाऊंगी और इसके साथ साथ ही मैं एक बार मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आप दोनों चूल्हे जल रहे हैं, तो याद कीजिएगा। बिल्कुल करीब ना और अगर आपने इसको देखना है, जैसे आप देखती हैं, आप देखें, आप अपने काम मेरा देखने का, आप अपने हाथों से देखें, सही ताकि हमारी बिरयानी में बरकत हो जाए। सही है। ज़रा मजबूती से उठाइएगा, ढक्कन बहुत भारी है और उठाएं। उठाएं रख दें। लगन की देगची का ढक्कन, लगन, बिस्मिल्लाह। ये बहुत लगन से बना। अब आप उठा अब मैं उठा लूं? हाँ। उधर रख दें आराम से। भाभिश 1 मिनट माशाअल्लाह। रुकिए, आपको मैं ये एक और देती हूँ। क्या करूं? इससे अगर दोनों से पकड़ मैं के आप रख देती रखें। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 लेयर्स लगाई है। 2 मैं फाइनल कर चुकी हूँ लेयर्स, ये तीसरी लेयर है। इसको मैं डालकर पहले दम पे रखती हूँ और फिर साथ ही हम मेथड भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये जो बाकी के राइस हैं जी, इसको मैं यहाँ पे ऊपर से और डाल देती हूँ। साइमा क्या इसके लिए एक ही अगर लेयर लगाएं, जैसे नीचे अगर मैं चावल हाँ, रखूं, उस दिन बिल्कुल बीच में मैं ठीक है। सारा ये मसाला रख दूं, ऊपर फिर चावल? बिल्कुल आप कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ इस वक्त ज़्यादा था, थोड़ा चावल भी ज़्यादा थे। अच्छा, तो अच्छा, फिर मैंने depending on जी the कि quantity। आपके पास क्वांटिटी ओके, कितनी है। आपको याद होगा अभी हमने उस दिन हाँ वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी। सिर्फ नीचे रखा था। बिल्कुल, आपने देखा था मैंने सब नीचे छोड़ दिया था। अच्छा, मैं अक्सर बिरयानी जब बनाती हूँ तो मैं सिर्फ नीचे पूरी तय लगा के तो ऊपर चावल रख देती हूँ और इसी तरह सारी। बिल्कुल आप सही करती हैं, क्योंकि वही मैंने आपसे कहा ना कि क्वांटिटी के हिसाब से होगा। अच्छा, मैंने इस वक्त इसमें जो है वो जर्दे का रंग शामिल किया है, थोड़ी सी मैं प्याज शामिल करूंगी। ये जो बिरयानी हुई हुई प्याज थी जी, वो मैंने थोड़ी बचा ली थी आखिर वक्त बिरयानी के लिए। हुई हुई प्याज को इन्होंने बिरयानी ब्राउन हुई हुई प्याज को जो है वो मैंने बचा लिया था। और साथ ही मैं इसमें इस वक्त केवड़ा या क्योरा वाटर जो भी है वो डालना चाह रही हूँ। सबके बोलने का अपना अपना अंदाज होता है। केवड़ा कहते हैं? केवड़ा, हाँ, केवड़ा वाटर जो है मैं वो प्रूव कर दिया, अभी आप कह सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा भाभिश, ये मैं बाद में हमारे साथ डालूंगी। एक कॉल है, ले लें क्या? जी जी बिल्कुल, कॉल लीजिए जी। ढक्कन आपको यहाँ रखना होगा। बताइए, डीजे कॉल। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वैद बात कर रहा हूँ कराची से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो वैद, आप बताइए क्या हाल चाल? देख रहे हैं आप प्रोग्राम? जी जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे जो है वो आप लोगों की थोड़ी सी तारीफें करनी थी, इसलिए अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा, आप पूरा? नहीं थोड़ी नहीं, आप ज़्यादा तारीफें कर सकते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोग, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो इस अमेजिंग शो के लिए। और महविश, आपका तो होस्टिंग स्टाइल सच में दिल को छू जाता है। आपका अंदाज, आपकी एनर्जी और तबस्सुम हर सुबह को रोशन कर देता है। क्या बात है उबैद। अच्छा, क्योंकि आप लोग जिन गेस्ट को भी बुलाते हैं ना, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं और उनसे रोज़ जो है ना कुछ नया सीखने को मिलता है और मेरे लिए जो है वो एक एडवेंचर ही होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं शेफ साइमा की तरफ। शेफ साइमा तो मेरी फेवरेट शेफ है, बिल्कुल लेजेंडरी। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? जी जी वालेकुम अस्सलाम शेफ साइमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं भी आपकी बात सुन रही थी, सॉरी आपकी बात कट भी कर रही हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो गई और बहुत खुशी हुई आज आपने कॉल भी मिलाई। अच्छा, ये बताइए कि शेफ साइमा की कोई रेसिपी आप ट्राई करते हो उबैद? आपको भी ट्राई किया? यहाँ अभी तक तो मैंने टीवी शो से तो कोई इनकी रेसिपी अभी ट्राई नहीं करी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं जब बाहर जाऊँगा तो मैं जब खुद से कुकिंग करूँगा तो मैं सारी रेसिपी मैंने नोट कर ली है, वो मैं 1 बाय 1 सारी बनाऊँगा। चले ठीक है, जबरदस्त। उबैद कोई फरमाइश करना चाहेंगे या कुछ आगे प्रोग्राम्स में कुछ अगर देखना चाहते हैं? जी, शेफ साइमा से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिंजर बर्गर बनाना सिखा दें। चलिए सही, जरूर। जो हमारी एक बहुत मशहूर ब्रांड है उसकी तरह का ना। मैंने भी वैसे इनसे कहा हुआ है कि वो वही फ्राइड
चिकन वाला जिंगर बर्गर बना सकें। जी, उबैद, जी, आगे बिल्कुल, प्रोग्राम्स बिल्कुल, में बिल्कुल। कुछ देखना चाहते हैं, कुछ आप मशवरा देना चाहते हैं तो बताइए। नहीं बिल्कुल, बस जैसे आप लोग चल रहे हैं वैसे ही करते हैं। आप लोग की एफर्ट्स माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैं और Thank you. जैसा कि मैंने कहा कि रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, तो ऐसे ही आप लोग चलते रहिए और हमें जो है वो नॉलेज देती रहिए। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू थैंक सो यू मच। उबैद। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैंने नोट कर ली है और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वैसे भी आ रही है हमारे फेसबुक के भी पेज पर, तो मैं जैसी चीज़ें लाइन अप करूँगी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डे का स्केजुअल भी जो है बता दिया करेंगे। तो आप प्लीज़ फॉलो अप में ज़रूर रहें और हमें अपने फ़ीडबैक्स देते रहें। वैल्यूएबल फ़ीडबैक्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। चलें, तो साइमा अब जी। आप बनाएंगी बर्गर। बर्गर बनाऊंगी क्योंकि बच्चों की भी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं ना, हाँ। कि ये बना दें वो बना दें। अच्छा, मैं तो फिर गोल गोल घूमती रहती हूँ, जाके सोचती हूँ कि क्या बनाना है। क्योंकि अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें आप समझें कि कोई भी हमने ऐसा मेरा ख्याल है सैंडविचेस के अलावा या नूडल्स स्पैगेटी के अलावा हमने कोई भी मेन्यू में अभी शामिल नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह बर्गर वीक मना लेंगे, क्या ख्याल है? कि रोज़ कभी कोई स्लाइडर। हाँ माविश, बर्गर्स के लिए तो बहुत वैरायटी है। बर्गर्स एंड सैंडविचेस की इतनी वैरायटी है, ग्रिल में भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, फ्राइड में भी है और पुल अपार्ट आजकल पुल वाले चल रहे हैं, पुल बीफ बर्गर्स चल रहे हैं, स्मैश बर्गर्स चल रहे हैं। तो बर्गर्स का तो मतलब तो यू हाँ, नेम्ड बना इट और सकते हैं। हम बना नए लेंगे साल में नए साल की भी तो प्लानिंग करेंगे ना, इंशाल्लाह। तो बिल्कुल वो करेंगे। और इसके साथ ही आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम लोग कॉलर्स भी हमने लाइव लिए और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह आगे भी हमारे पास सारे कॉलर्स आते रहेंगे। आप लोग ट्राई करते रहें। हमारा नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। अच्छा माविश, यहाँ पर मैं जो हूँ वो मेथड की तरफ दोबारा आ जाती हूँ। मैंने जो है वो बिरयानी के लिए तकरीबन 700 ग्राम मोटा हाथ का कुटा हुआ बीफ का कीमा लिया था। मोटा हाथ का मतलब ये कि मतलब मोटे हाथ का कुटा हुआ नहीं। मोटा कीमा, हाथ किसी का मोटे के कुटा हाथ का हुआ। कटा हुआ कीमा नहीं। आप वो भी ले सकते हैं, वो चले मना मर्जी नहीं आपकी, है। लेकिन कीमा मोटा मोटा होना चाहिए, जी। चाहे पतला हाथ हो चाहे मोटा हाथ। बिल्कुल। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 800 ग्राम चावल लेकर भिगोकर बॉईल कर लिए थे, जैसे आप बिरयानी के लिए बॉईल कर सकते हैं वो आप करके रख लीजिए। फिर मैंने इसमें 2 कप 700 ग्राम कीमे में 2 कप मसूर की दाल, जो साबित मसूर होती है, उसको मैंने ले लिया था। 2 घंटे नीम गरम पानी में भिगो दिया और 2 घंटे बाद मैंने उसको खड़ा खड़ा सा उबाल लिया। ठीक है, उबालने के बाद उसमें मैंने कोई पानी नमक वगैरह शामिल नहीं किया, सादा उबाला था और उबाल के वो भी मैंने एक तरफ रख दिया। अब हम लोग कीमे के अज्जा की तरफ आ जाते हैं, जो हम बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 4 प्याज ली थी, स्लाइस कर ली थी और स्लाइस करके उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके निकाल लिया। ठीक है, आप चाहें तो आप उसी में छोड़ दें देगची में। मुझे आज थोड़ा सा पहले निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने रख ली थी। आप प्याज को उसी में छोड़ दें। उसके बाद आप अपना जो बीफ का कीमा है, मोटे हाथ का कुटा हुआ। मोटे हाथ का, हाँ, उससे पहले हम 2 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, वो फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसकी खुशबू आने लगेगी तो बीफ का कीमा डाल देंगे और उसको डालकर भी हमने तेज़ आंच पर चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है ताकि कीमे का जो पानी है वो अंदर ही उसके जूसेस इंटैक्ट हो जाएं और जो भी पानी अगर उसने रिलीज़ किया है तो वो भी सूख जाए। जैसे ही कीमे का पानी सूखेगा फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तमाम ड्राई मसाले मैंने डाल दिए थे, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया था। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। साथ में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया था और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मेथी का भी मैंने इस्तेमाल किया है और 7 से 8 अदद या आपको जितने भी आलू बुखारे पसंद हैं वो आप ले लीजिए। फिर मैंने इन तमाम मसालों को डाल दिया, एक साथ डालकर हल्का हल्का पानी डालकर भूनती चली गई। ठीक है, जैसे ही ऑयल नज़र आने लगेगा, अब इस स्टेज पे मैंने 3 अदद टमाटर बड़े कटे हुए वो डाल दिए। ठीक है, 3 अदद बड़े टमाटर थे वो मैंने डाल दिए और उसको भी मैंने साथ साथ फ्राई किया ताकि सारी चीज़ें एक साथ यकजान होती चली जाएं। जैसे ही टमाटर भी पानी उन्होंने छोड़ा और ड्राइनेस की तरफ आएंगे तो 2 कप जो मैंने फेंट के दही रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया कीमे वाले मसाले में और उसको भी अब मैंने तेज़ आंच पे
चलाना शुरू किया ताकि दही का पानी भी सूख जाए और दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तमाम मसाला जात कीमे के साथ मिक्स होके एक अच्छा सा आपका, जैसे हम बिरयानी का कौरमा तैयार करते हैं, यह कीमा तैयार हो जाएगा। ऑयल जब आपको नज़र आने लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर अपनी जो दाल है मसूर की उबली हुई वो मिक्स कर देनी है। मिक्स करने के बाद अब आपने बिरयानी की लेयरिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर की। इस वक्त मैंने ये किया कि हल्का सा पतीले में नीचे ऑयल बिछा दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो कीमा था उसमें ऑयल कम था, ठीक है। तो आपके चावल जो हैं वो लगेंगे नहीं नीचे से। अगर आप नीचे चावलों की लेयर कर रहे हैं, पहली लेयर, तो आप या तो जो आपने कौरमा रेडी किया है या जो भी मसाला आपने रेडी किया है उसी का ऑयल नीचे बिछा दें, या आप थोड़ा सा ऑयल नॉर्मल लेके वो बिछा दें। फिर मैंने एक लेयर चावलों की डाली, कीमे की एक लेयर डाली, फिर चावल की डाली, कीमे की डाली, हरी मिर्च, पुदीना, और आखिर में दोबारा मैंने लेयरिंग की है सादे चावलों की। डालकर इन सबको ऊपर से मैंने प्याज जो अपना अलग थोड़ा सा निकाल लिया था, आप निकालना चाहें निकाल लें, मैंने अपनी डिश की खूबसूरती के लिए किया, वो मैंने ऊपर से डाल दिया। केवड़ा वाटर वो शामिल किया और साथ ही जर्दे के रंग के साथ वो भी डाल दिया मैंने, और इसको मैंने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स दम पे रख दिया। ये हमारी रेडी हो चुकी है। सही है। अब हम इसको डिश डिश आउट करेंगे, बिल्कुल, और ज़रा एहतियात से ही करेंगे। माविश मुझे ये वाला एक चम्मच दे दें जो ज़रा सा पहले ही फ्लैट वहाँ सा रख है। लीजिए। ये मैं यहाँ अब क्या रख दूँ देती आपको? हूँ। ये नहीं, जी ये बढ़ा लें। अच्छा, अब आपको ये पकड़ या आप हट जाएं थोड़ा सा। ये देखिए मैम, मैं अब रिस्क ले ही नहीं रही, नहीं आप किसी भी किस्म ठीक है। अब देखें इसमें से अच्छा सा खुशबू भी देख लें और रंग भी क्या देखिए। हम इसको इस तरह? हाँ माविश, आपको मैं कपड़ा दूं अगर आप मिक्स कर रही हैं या मैं नहीं, मिक्स नहीं, आप करूं? करें। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं। अच्छा, चावलों के लिए मैंने हमेशा कहा है हैंडलिंग बहुत अच्छे से करनी है, चावलों में तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये टिप दी थी कि जो है जब दम पर आ जाएं तो थोड़ी देर ढक्कन हटा के छोड़ दें। हाँ, याद है आपको? याद ताकि है। चावल जो हैं वो खिले खिले रहे। अभी तो मैं यहाँ पे डिश आउट कर लूँगी, आपके पास घर में टाइम होगा तो आप लोग प्लीज़ इसको छोड़ दें, और ये कहीं नहीं भागेंगे, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। बल्कि अगर आपके किचन में पंखा है तो आप थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन कर दें। फ़ैन ऑन करने से ठंडा नहीं हो चावल जाएगा? नहीं, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होगा माविश। ये इतना गर्म है इस वक्त कि ये मेरा ख्याल है एक घंटे तक ठंडा नहीं होगा। सही, ठीक है। और ठंडा हो गया तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉल करके। कि ठंडा हो गया। हाँ, कि ये क्या बता रही हैं शेफ साइमा, आप क्या क्या सिखा रही हैं हमें? नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही सिखा दिया है अपनी जगह पे। मैं बिल्कुल राइट हूँ। मैं ठीक हूँ भाई। मैं ठीक हूँ। जिसकी जो गलती हो अपनी जिम्मेदारी खुद ले। अच्छा देखिए मैम माविश, ये आप इस वक्त देख सकती हैं। मैं इसको निकालती हूँ, डिश आउट करते हैं। इसको नीचे ही रख के कर लेते हैं, डिशेस बड़ी भारी भारी सी हैं। ये उधर रख दीजिए। थैंक यू। कोई हेल्प चाहिए साइमा? हाँ नहीं, मैं बताती हूँ अगर चाहिए होगी तो। खाने बस ये में- देगचा खाने में भागा जा चाहिए रहा है। होगी? हाँ, देगचा भागा जा रहा है बस। मैं क्या पकड़ करें? लेती हूँ ना यार, एक सेकेंड। नहीं, आप मैं यहाँ से पकड़ हाँ लूँ? चलें। देगचा जो है वो भारी भी है। अच्छा माविश, आप ये भी देखें कि चावल के साथ साथ आपको दाल के भी दाने उतने ही नज़र आ रहे हैं जैसे राइस है। हाँ। और कीमा भी, ये आप नोटिस कर रही होंगी। और माशाल्लाह से खड़े खड़े चावल। खड़े चावल हैं। अच्छा, ये चीज़- लंबा चावल बेहतर है कि हम अच्छी क्वालिटी का चावल यूज़? हाँ देखिए माविश, मैं हमेशा एक बात अपने व्यूअर्स से करती हूँ कि एक बार ख़र्चा कर लें जो भी डिश बनाने जा रहे हैं, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स लें घर में, क्योंकि घर में आप जो बना रहे हैं ना वो आप जानते हैं कि मैं कितना साफ़ सुथरा बना रहा हूँ। हम ये जो बाहर जाके बड़े मज़े से चीज़ें खाते हैं उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में वो कुक किया जा रहा होता है। तो बेहतर है कि बाद में खाकर जाके, यानी डॉक्टर की फ़ीस से बेहतर है कि आप यहाँ पर अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स परचेज़ कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है घर वालों की सेहत के लिए भी और आपकी ख़ुद की सेहत के लिए भी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बहुत ही एक मशहूर बिरयानी की जगह है, वहाँ से मैंने रिसेंटली बिरयानी ऑर्डर की, तो मुझे वाकई लग रहा था कि जो उसमें बोटी है ना वो किसी की प्लेट की है, क्योंकि वो थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। अच्छा। और चावल भी पता नहीं क्यों मुझे इतना शक हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि
ये पहले कभी मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन फील हो जाता है ना कि कोई बचा हुआ हाँ, खाना और है कुछ। वही आपकी sixth sense ने बता दिया। सिक्स सेंस बहुत जोर जोर से कह रही थी कि ये इसको वो नहीं है। और मैं ये सोच रही थी कि हमें तो नहीं पता, हम तो ऑर्डर इसको कर ढक देते हैं, दीजिए। हाँ बिल्कुल आप सही कह हम रहे हैं। खाना ऑर्डर कर देते हैं, वो किस किस की प्लेटों का बचा हुआ जो है वो ठिकाने लगा देते होंगे आपके ऑर्डर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी करते होंगे कि अगर कोई ज्यादा बचा के गया तो वापस देग में डाल देते होंगे। और बिरयानी ऐसे की बहुत है। मशहूर जगह है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया अच्छा था, मैं बड़ा ये सब famous नाम तो है। जाहिर बात है ना, वो तो ये करेंगे ही, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने Commercial अपनी है ना। दुकान चलानी है, कोई उनको रोकने नुकसान थोड़ी टोकने करेंगे। वाला नहीं है। नहीं, और कोई नुकसान क्यों करेंगे अगर कोई, अगर वो वाकई वरना बोटी इस तरह से नुची भी नहीं होती, बड़ा साफ सुथरी बोटियाँ होती हैं। लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि ये यूज्ड है। अच्छा हमारे यहाँ कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वाला भी अच्छा, सीन आप नहीं है। कंप्लेन कहाँ करेंगे? अगर हाँ, आप यही कहेंगे मैं आपसे कहेंगे नहीं कह रही मैडम हूँ। ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ कोई हेल्थ इंस्पेक्टर आपके उस पर थोड़ी बैठा हुआ है आके हर रेस्टोरेंट में। कहाँ हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हैं। कोई बाहर check and के balance मुल्कों नहीं में है ना? तो ज़रूर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हमेशा मैं तो खैर भाई घर में जो भी बहुत आला इंग्रेडिएंट ही कहना चाहिए, उससे कोशिश करती हूँ कि चीज़ें बनाऊँ। ये सही कैमरे में क्या आ करें, रहा है? इधर बीच में लाए, अच्छा सही है। ठीक और है। ये इसके साथ एक मुझे वहाँ से माविश आप प्लीज़ हरी मिर्च उठा देंगे पूरी। कहाँ रखेंगे? यहाँ, इसको यहाँ। ऊपर ऊपर कर दीजिए ना। प्लेट के ऊपर कैसा आएगा? यहाँ रख देते हैं। चलो ऐसे। ठीक है। अच्छा भाई, खाना तैयार हो एक गया और हमारा? दे दें हरी मिर्च, वो बैलेंस कर दूँ मैं। खाना बिल्कुल रेडी है। आप ये जो है बिरयानी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करें, फीडबैक दें अपना यूट्यूब पे भी और नहीं नहीं, हमारे कल कॉल Facebook करके पे। बताइएगा हमें। हाँ कि बिल्कुल। अगर आपने अब बिरयानी तो बनाई तो कैसे, अब तो कैसी टेलीफोन बनी? लाइंस बिल्कुल, ओपन है और बिल्कुल। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। तो आप फिर हम बनाएं। शो को ख़त्म करें ताकि हम ये बिरयानी भी ख़त्म कर मेरी तरफ सकें। से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब, आज का शो अख्ताम को पहुंचा। यकीनन आज भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। और हमने जो, मुझे खुद आज बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था मेरे लिए डॉक्टर खलूस शफ़ी का, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं। तो जब डॉक्टर साहबा ने बताया कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एज अ थेरेपी इन्वेंट की गई थी, उसका आगाज़ हुआ था, तो इट वाज़ अ शॉकर फॉर मी। हम लोग गूगल पे ना हर चीज़ पढ़ के या यूट्यूब पे वीडियोस देख के पता नहीं क्यों हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। मैं तो हम सब एक्सपर्ट हैं, हमें हर बात का पता है, लेकिन अपनी सेहत के मामले में सेहत के साथ इस तरह ना खेलें तो अच्छा है। कॉफ़ी वगैरह वाला भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। तो कोशिश करें कि कॉफ़ी ग्राइंड लेके अपनी कॉफ़ी खुद बनाइए। मज़ेदार एयरपोर्ट या कैफ़े जैसी कॉफ़ी आप घर में भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी और मैं इस बिरयानी को चखूँगी। तो मैं कल फिर मिलती हूँ नए प्रोग्राम, नए गेस्ट्स और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।